वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बीए प्रथम वर्ष के एजुकेशन मतलब कि शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है शिक्षा के सिद्धांत, मतलब अंग्रेजी में अगर बोले तो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, ठीक, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिरकार वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, कौन कौन से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित है जिनको हमको पढ़ना होता है, और आखिरकार वो सारे टॉपिक्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यह भी बताने का प्रयास आपके वीडियो के अंतर्गत रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं ओके, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आने वाले समय में आपको ये चैप्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं उनके वीडियोस शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर यानी इसी चैनल पर आपकी आएंगी। आप अगर मेरे भाई बीए सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या आपके कोई भाई बहन एमए वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपरली दूसरा चैनल यानी एमए क्रैकर नाम से एक चैनल है, उस पर जल्दी आपकी एमए से संबंधित मतलब मास्टर की पढ़ाई वहाँ पर करवाई जाएगी, मास्टर डिग्री की। और यहाँ पर हम बैचलर्स के लिए पढ़ा रहे हैं, तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के बारे में मतलब बीए के बारे में, बीए प्रथम वर्ष जनरली उसके बारे में जो अभी नए बच्चे आए हैं हमारे, बीए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र इसका नाम है शिक्षा के सिद्धांत और नवीनतम आपका पाठ्यक्रम होगा 2022 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन न्यू सिलेबस 2022। आइए बात करते हैं आखिरकार, और शिक्षा शास्त्र को ध्यान रखेंगे जो आप पढ़ते हो उसको एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर ओके। अब जो है आपका पेपर है मतलब जो पेपर का जो सिलेबस है वह आपका 4 इकाइयों में बटा हुआ है। इकाई जो होती है वह भाग होती है, इकाई वह चीज़ होती है। इकाई मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब कि एक प्रकार से क्या जो कि एक में ही समाहित होते हैं। जैसे कि कई चैप्टर्स जो होते हैं लगभग एक जैसे होते हैं, जब कई समान अध्याय जो होते हैं एक जैसे प्रतीत होते हैं तो उन अध्यायों के संगठन को ही हम इकाई कहते हैं। तो वही इकाई जो है आप में है। अब जैसे इकाई 1 में कुछ चैप्टर्स आपके संकलित होंगे उनको हम समझेंगे, फिर इकाई 2 में प्रवेश करेंगे इस तरीके से, ठीक। तो सबसे पहले इकाई 1 में जब हम प्रवेश करते हैं, बिना समय गंवाए मैं जो है प्रारंभ करता हूं यह लेक्चर। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में और सभी लोगों के पास ओके। चलिए बात करेंगे सबसे पहले आपको शिक्षा, अगर आप पढ़ रहे हैं शिक्षा विज्ञान अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर शिक्षा शास्त्र आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको शिक्षा के बारे में जानना होगा कि शिक्षा आखिरकार होती क्या है, शिक्षा किसे कहा जाता है और शिक्षा आखिरकार जो है उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके विषय क्षेत्र क्या है, इसको जानना होगा। तो सबसे पहले हम शिक्षा के अर्थ को जानेंगे, शिक्षा की परिभाषा को जानेंगे। विभिन्न विद्वानों के अनुसार बहुत सारे विद्वानों ने बताया है। हालांकि शिक्षा को लेकर के पहले चैप्टर से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको हमने पहले ही लाइव कर दिया था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षा साथ आप सर्च करेंगे एजुकेशन पेपर 1 बीए फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 शुक्ला स्टडी पॉइंट लास्ट में लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएगी। कुछ मॉडल पेपर्स अपलोडेड हैं, किस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे आते हैं उसको भी हमने अपलोड कर दिया है। कुछ जो है 2018-19 के सॉल्व पेपर भी आपके चैनल पर उपलब्ध होंगे, उनको भी देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे वहाँ से। तो शिक्षा के अर्थ को हम जानेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ आपको बताने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग बीच में ही जो है उसको स्किप कर देते हो, इसलिए ज़्यादा उस पर क्या होता है वॉच टाइम नहीं आ पाता, जिसके कारण से वीडियो लो क्वालिटी में चली जाती है। तो यहाँ पर आपको हम बेस्ट केवल समझाएंगे, जब मैं चैप्टर्स वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो एकदम से विस्तार से हर एक मुद्दे को समझा दूंगा। अगर आपको ट्रेलर देखना कैसी पढ़ाई होती है शुक्ला स्टडी पॉइंट पे, तो आप अन्य सब्जेक्ट की वीडियो पढ़ी हुई है या शिक्षा शास्त्र की चैप्टर 1 की वीडियो पढ़ी हुई, उसको जाकर देख लेंगे। आपको यह डाउट्स मतलब कि जो आपके मन में डाउट्स है कि सर जी कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम शिक्षा के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षा आखिरकार होती क्या है। शिक्षा की परिभाषा को देखेंगे कि महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है और विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, और सारे जो पाश्चात्य विचारक हैं उन्होंने शिक्षा के बारे में आखिरकार किन किन बातों का सहारा लेकर के शिक्षा की परिभाषा दी है, उन सभी मुद्दों को हम समझने का भी प्रयास करेंगे ओके। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चलिए उसके बाद में हम प्रकृति, तो यहाँ पर शिक्षा मतलब होता है एजुकेशन। अंग्रेजी वालों भी ध्यान देते रहिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों तरीके के छात्र छात्राओं के लिए यह चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो शिक्षा
को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, अर्थ को अंग्रेजी में मीनिंग्स आप कहते हैं। तो यानी कि एजुकेशन मीनिंग को समझेंगे हम, उसके बाद में डेफिनीसन को समझेंगे। डेफिनीसन मतलब मीनिंग और डेफिनीशंस एक ही बात, लगभग एक ही परिप्रेक्ष्य में होता है। चूँकि बात की जाए अगर शिक्षा की तो शिक्षा का अर्थ जो होता है वही लगभग हम उसी के एक प्रकार से थोड़ा सा अर्थ से बड़ा होता है परिभाषा। तो उन दोनों को एक ही साथ समझेंगे। और उसके बाद में हम प्रकृति के बारे में, प्रकृति का मतलब होता है नेचर। प्रकृति का क्या मतलब होता है? नेचर। नेचर मतलब होता है कि क्या विज्ञान है या विषय, या फिर सामाजिक विज्ञान है, कैसा विषय है, मतलब उसकी प्रकृति क्या। जैसे आप कहते हैं कि आपका नेचर कैसा है, ठीक उसी प्रकार से इस विषय का नेचर कैसा है, इसके बारे में हमको समझना है और इसके बारे में जानना है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसकी प्रकृति के बारे में समझेंगे और उसके बाद में हम विषय क्षेत्र के बारे में समझेंगे। किसके? तो शिक्षा की प्रकृति कैसी है, शिक्षा का विषय क्षेत्र कैसा। तो शिक्षा के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। विषय क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो विषय क्षेत्र को स्कोप कहते हैं, यानी दायरा, स्कोप कहते हैं। तो यानी स्कोप ऑफ एजुकेशन हम समझेंगे। आप लोग अंग्रेजी वालों भी ध्यान देते रहिएगा साथ साथ। तो विषय क्षेत्र मतलब क्या होता है? स्कोप। तो नेचर ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, हम इन तीनों को समझेंगे यहाँ पर इकाई 1 के, मतलब फर्स्ट चैप्टर क्या बोल सकते हो, फर्स्ट चैप्टर ही बोल सकते हो। बट चैप्टर जो होंगे यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करने का प्रयास करके उसको बताने का प्रयास करूँगा। वैसे जनरली हो सकता है कि इसी प्रकार से सेट करके आपके सामने मैं लाइव क्लासेस उपलब्ध करवाऊँ, तो बिल्कुल चिंता न करें, आप आसानी से जुड़ जाइए। शिक्षा के उद्देश्य, देन हम सेकंड चैप्टर में इकाई 2 के, मतलब इकाई 1 के सेकंड चैप्टर में शिक्षा के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको अंग्रेजी में एम्स ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। एम्स क्या क्या है, क्या एम होता है शिक्षा का, शिक्षा पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, क्या उद्देश्य है शिक्षा करवाने का, आखिरकार बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो बालक को क्या क्या फ़ायदे होंगे शिक्षा ग्रहण करने से, ये सारे मुद्दे यहाँ पर हम समझेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट हम पहुंचते हैं चैप्टर 3 के अंतर्गत शिक्षा के कार्य को देखेंगे। इसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे भाई? शिक्षा के कार्य के बारे में, मतलब अंग्रेजी वालों ध्यान सुनिएगा, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, यानी फंक्शंस क्या है एजुकेशन के, मतलब कार्य क्या है एजुकेशन के, तो उसको हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम किसके बारे में? शिक्षा के कार्य के बारे में, यानी फंक्शंस ऑफ एजुकेशन के बारे में समझेंगे। इतनी बातें क्लियर हो रही ना, तो चैप्टर 3 आपका इस प्रकार से कंप्लीट होगा। उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इकाई 2 में प्रवेश किया भैया। इकाई 2 में जैसे हमने प्रवेश किया तो इकाई 2 में भी कुछ इसी प्रकार से आपके सामने आपको मिलेंगे चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर इकाई 2 के संबंधित जो चैप्टर 1 आप देखेंगे, शिक्षा के अभिकरण, यानी शिक्षा के अभिकरण। अभिकरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मतलब एजेंसीज कहा जाता है। एजेंसी मतलब क्या होता है समझते ना, कि एक प्रकार जैसे कि आप कहते हैं हीरो होंडा की एजेंसी है या जो है बजाज की एजेंसी है, मतलब एक प्रकार से वहाँ पर उसके बारे में उसके पुर्जे पार्ट्स तमाम सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर एजेंसी का मतलब होता है, यानी अभिकरण का मतलब होता है कि जो शिक्षा होती है इस कई तरीके से मिलती है। जैसे कि एक औपचारिक शिक्षा होती है। शिक्षा के अभिकरण में मुख्य रूप से बात की जाए तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल 3 प्रकार की शिक्षा होती है। जैसे कि औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक मतलब होता है जो है फॉर्मल एक प्रकार से, और इसके बाद में इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? अनौपचारिक। और उसके बाद नॉन फॉर्मल मतलब क्या होता है? नौपचारिक शिक्षा। तो 3 प्रकार के शिक्षा जनरली आप बात की जाए तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देते हैं। तो 3 प्रकार की शिक्षा क्या होती है भैया? औपचारिक शिक्षा। अब आपके मन में सोचा औपचारिक क्या है सर, बहुत जटिल शब्दावली है, इसको थोड़ा सा आप बता दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भैया सुन लो क्या है इसका मतलब। तो औपचारिक मतलब होता है जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आप स्कूल में पढ़ने गए, आप स्कूल से फिर कॉलेज में पढ़ने गए, कॉलेज से फिर आप विश्वविद्यालय बड़े बड़े जो है संस्थाओं में पढ़ने चले गए, या क्या है आपको मार्कशीट के 1 के बाद 2 पढ़े, 2 के बाद 3 पढ़े, 3 के बाद 4 के 5, 5, 6, 7, इसी प्रकार से आप क्रमानुसार आगे बढ़ते गए, आपको मार्कशीट स्कूल के द्वारा मिलती गई। एक संस्था के द्वारा आप जुड़े रहे और संस्था के द्वारा जुड़ने के बाद में आपको एक सीरियल से क्रमानुसार आप पढ़ते चले गए। तो यह हो गई आपकी औपचारिक शिक्षा। मतलब जब भी आप किसी सरकारी संस्था या फिर प्राइवेट संस्था के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हो एक क्रमानुसार या क्रमागत पद्धति के अनुसार, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक मतलब होता है पूर्ण रूप से सरकारी चीज़ें, मतलब कि लगभग एक कोई संस्था वगैरह अगर उसको डील करवा रही है। लेकिन बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि अगर आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, आपके भाई बंधु हैं कोई आपके,
कोई भी चीज़ें हैं, या फिर आपके कोचिंग मास्टर हैं जो कि आपको घर पर आकर करके पढ़ाते हैं, तो वह एक प्रकार से कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा। कैसी है? अनौपचारिक शिक्षा है। कैसी शिक्षा भाई? तो अनौपचारिक शिक्षा वह आपकी होती है। इसी प्रकार से आपकी नौपचारिक शिक्षा भी होती है। तो अनौपचारिक और नौपचारिक, जैसे कि रेडियो वगैरह के माध्यम से, या फिर आप मुझसे पढ़े दूरस्थ शिक्षा, तो ये सब क्या हो गई? आपकी नौपचारिक शिक्षा के ही साधन आते हैं। तो जब समझेंगे हम तो विस्तार से एक मुद्दे को हम समझा देंगे। तो शिक्षा के अभिकरण को, यानी कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अंग्रेजी में। नेक्स्ट आप देखते हैं परिवार। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फैमिली के नाम से। तो परिवार, चूँकि परिवार यहाँ पर हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि शिक्षा में परिवार की एक अहम भूमिका होती है, और कोई भी परिवार अपने परिवार में शिक्षा का संचार करना चाहता है। संचार मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना चाहता है, कम्युनिकेशन बनाना चाहता है। कि उसके पिताजी थोड़ा कम पढ़े थे, तो अपना जो पिताजी होंगे वह चाहेंगे कि बच्चा हमसे थोड़ा तेज़ और पढ़े, और कि और थोड़ा आगे बढ़े, ऐसा सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं पे जो शिक्षा होती है, परिवार से ही शुरुआत होती शिक्षा की। चूँकि कहा भी गया है कि सबसे पहली अध्यापिका कौन होती है? सबसे पहले अध्यापक या सबसे पहली अध्यापिका बच्चे की माँ होती है। इसीलिए बात की जाए अगर शिक्षा की, तो शिक्षा का सबसे प्राथमिक रूप जो होता है उसका घर होता है, उसकी फैमिली होती है, उसका परिवार होता है, और परिवार में सबसे पहले अध्यापिका माता होती है बच्चे की। इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। किसके लिए? मतलब शिक्षा ज़रूरी है बच्चे के लिए। अगर शिक्षा में आगे बढ़ना है बच्चे को, तो कहीं ना कहीं पे परिवार का सहारा लेना अवश्य पड़ेगा। जब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की, तो भी शिक्षा, जो सामाजिक परिवर्तन की शिक्षा मिलती है, वह कहीं ना कहीं पे शुरुआती दौर पे परिवार से ही मिलती है। उसके बाद में सामाजिक कंट्रोल करना होता है। बच्चे को उनके माता पिता ही सिखाते हैं कि बेईमानी मत करिए, चोरी मत करिए, या तमाम प्रकार की जो सामाजिक बैलू के खिलाफ चीज़ें हैं उनको ना करें। ये चीज़ें कौन सिखाता है? परिवार ही सिखाता है जनरली। ये चीज़ यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में विद्यालय के द्वारा भी शिक्षा आपको ठीक ठाक मात्रा में दी जाती है। तो विद्यालय के माध्यम से भी शिक्षा आपको ठीक ठाक मात्रा में प्राप्त होती है। तो उसको हम समझें कि विद्यालय में आप सभी लोग जाते हैं तो शिक्षा कैसे मिलती है, ये सभी को जनरली पता होगी। तो विद्यालयी शिक्षा के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में अब इसको हम, जैसे परिवार हो गए, तो परिवार को एक चैप्टर भी अलग चैप्टर में बता करके आपको समझा देंगे। विद्यालय को एक अलग चैप्टर में समझाएंगे, राज्य को अलग चैप्टर में। मतलब राज्य के द्वारा जो शिक्षा मिलती है, या परिवार के द्वारा जो शिक्षा मिलती है, स्कूल के द्वारा जो शिक्षाएँ मिलती हैं, इन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे शिक्षा शास्त्रीय परिवेश के अंतर्गत। ठीक, वैसे राज्य तो पॉलिटिकल साइंस का विषय है, बट इसको समाज शास्त्र में भी पढ़ते हैं, शिक्षा में भी पढ़ते हैं। विद्यालय चूँकि बात की जाए तो शिक्षा का ही एक प्रकार से क्या, शिक्षा शास्त्र का ही विषय है। क्योंकि परिवार की बात की जाए तो सोशियोलॉजी का विषय है, या सोशियोलॉजी का विषय समाज शास्त्र का विषय है, जो कि हम इसमें पढ़ते हैं। तो हम इन दोनों को भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यम, संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन। जैसे आप कहाँ पर बैठ करके मुझे देख रहे हैं इस समय, और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, तो आप सभी लोग देख रहे हैं हमको, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सारे लोग जुड़े हुए हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे जनसंचार के माध्यम की बात की जाए तो आखिरकार कैसे लोगों में संचार जाए, हमारी बात आप तक कैसे पहुँचे। आप बहुत दूर दराज एरिए से हैं बट मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये संचार के ही माध्यम तो है। तो शिक्षा संचार के माध्यम के रूप में हम देखेंगे आखिरकार जनसंचार जो होता है वह शिक्षा, मतलब जनसंचार का माध्यम क्या होता है? शिक्षा ही होती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही अपने आप को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बाई चांस मान लेते हैं मेरे पास शिक्षा ना होती तो मैं आपको कोई बातें समझा पाता? नहीं समझा पाता ना, बिल्कुल नहीं समझा पाता। तो यही होती है शिक्षा की वैल्यू, शिक्षा का मूल्य यही होता है। यहाँ पर ये चीज़ें हम समझेंगे। जनसंचार के माध्यम बहुत सारे माध्यम हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में इसको मॉस मीडिया के नाम से जाना जाता है। जनसंचार को किसके? मॉस मीडिया के नाम से जाना जाता है। मॉस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, जनसंचार के माध्यम, यानी मॉस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। फिर इकाई 3 में हम जनरली प्रवेश करते हैं। इकाई 3 में जैसे आते हैं हमको सबसे पहले शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। आखिरकार जब भी आप देखते हैं जो भी समाज शिक्षित होता है उसमें परिवर्तन
अधिक मात्रा में होता है और जो समाज या फिर जो एक प्रकार से समुदाय पढ़ा लिखा कम होता है उसमें परिवर्तन कम मात्रा में होता है। मतलब सामाजिक परिवर्तन को कहीं ना कहीं पे मेंटेन करता है या फिर जो एक प्रकार से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, या एक प्रकार से बात की जाए तो क्वालिफाई करता है या फिर एक प्रकार से मॉडिफाई करता है। कौन? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो एजुकेशन होता है वह सोशल चेंज को भी एक प्रकार से इंक्रीज़ करता है, सोशल चेंज को बढ़ावा देता है। यहाँ पर शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है इसको हम देखेंगे। जैसे आज आप देख रहे हो शिक्षा हर एक समाज में हो चुकी है, शिक्षित लोग हो चुके हैं। अब जब शिक्षित लोग हो चुके हैं, आज के पहले आप देखते थे तलाक वगैरह की समस्या बहुत कम थी, लेकिन आज हिंदुओं में भी बात की जाए तो विवाह विच्छेद की समस्या आपके सामने आना प्रारंभ हो गई है, मतलब तलाक होने प्रारंभ हो गए। तो ये सब शिक्षा का ही एक प्रकार से प्रभाव है। आज आप नवीन तरीके से कपड़े लोग पहन रहे हैं या तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें जो आज नई नई चीज़ें आप कर रहे हो, ये शिक्षा की तकनीकी से माध्यम से। आज फ़ोन वगैरह इतना चल गया, तमाम सारी चीज़ चल गई, शिक्षा के माध्यम से ही सारी चीज़ें संभव हो चुकी हैं। जैसे कि अगर आप बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स की शिक्षा अगर आप नहीं पाए होते तो क्या आप फ़ोन वगैरह, मैकेनिकल या तमाम सारी चीज़ें जो हैं वह शिक्षा के माध्यम से लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। उसके माध्यम से लोग समाज में, जो पहले बात की जाए आज पंखा चल रहा है ऊपर मेरे, तो ये आखिरकार कैसा, ये शिक्षा का ही माध्यम, एक प्रकार शिक्षा के द्वारा ही बनाया गया होगा ना। ये भी एक प्रकार से क्या है, सामाजिक परिवर्तन का ही अंग है। पहले आप हैंड फैन का प्रयोग करते थे, बेना हाँकते थे, बात की जाए अगर आपको गर्मी लगती थी पेड़ के नीचे बैठते जा करके, लेकिन आज आप कमरे में बैठे हैं, पंखा चल रहा है, आपको गर्मी नहीं लग रही, फिर भी गर्मी लगी तो तुरंत कूलर मंगवा लिया। कूलर भी एक प्रकार शिक्षा का ही परिणाम स्वरूप है, सामाजिक परिवर्तन की तरह। अब देखिए, पहले आप पेड़ के नीचे बैठते थे, अब आप घर में बैठते, पंखा चला, पंखा से अब नहीं गई मान लेते आपकी गर्मी या फिर आपके पसीना नहीं सूखा तो तुरंत कूलर चली, कूलर से भी नहीं सूखा तो एसी भी आ गई मार्केट में। तो कहीं ना कहीं पे अगर एसी भी थोड़ा सा जो है होगी कि प्रकृति के अनुकूल या फिर प्रकृति को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही, तो उसके लिए कोई दूसरा चीज़ आएगा। वैसे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही बहुत अधिक मात्रा में एसी यानी एयर कंडीशनर जो होता है, उससे CFC नामक गैस निकलती है जो कि वातावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। और ओजोन जो गैस ऊपर जो लेयर है, ओजोन की परत है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो है मौजूद है, उसको लगभग मतलब कि उसको काट रही है। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ें आपको थोड़ा सा उतना नहीं समझना पड़ेगा वो चीज़ें, बट यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की जो भूमिका है उसको यहाँ पर समझाएंगे। बहुत ज़्यादा शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से होता है। उसके बाद में हम शिक्षा और लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, एजुकेशन एंड सोशल चेंज समझेंगे। उसके बाद में एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, आखिरकार शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से डेमोक्रेसी में चेंजेस आते गए हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। डेमोक्रेसी भारत में भी है, आप देखते होंगे, लोकतंत्र जिसको कहते हैं, समझेंगे हम इसको। नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति, यानी कि एजुकेशन एंड कल्चर। संस्कृति एक प्रकार से क्या होती है, संस्कृति और सभ्यता लगभग एक जैसे ही शब्द होते हैं, और संस्कृति को समझने के लिए हमको सभ्यता को भी जानना पड़ता है। संस्कृति भी एक प्रकार से परिवर्तन का ही स्वरूप होती है। समाज में बात की जैसे कि पहले जो दहेज की परंपरा थी, जो बड़े लोग होते थे वही दहेज वगैरह दिया करते थे, प्राचीन काल की मैं बात करूं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो छोटे जाति के लोग थे या फिर छोटे जाति लोग कहना उचित ना होगा, पहले के ज़माने में वर्ण व्यवस्था, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए मेरी बातों से, पहले वर्ण व्यवस्था चलती थी। ब्राह्मणों से मुखामासीत बाहु राज्यान्य करता उरु तदस्य वैश्या पादाभ्याम शूद्रो अजाता। ब्राह्मण जो था वह उच्च कुल का हुआ करता था, क्षत्रिय भी उच्च कुल का हुआ करता था, वैश्य भी कहीं ना कहीं पे उच्च कुल का ही हुआ करता था, शूद्र वर्ग थोड़ा नीचे वर्ग का हुआ करता था। बट सभी के बिना एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के लोग पूरक थे, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट का कार्य करते थे। मतलब ना एक जैसे कि मान लेते हैं ब्राह्मण को मुख कहा गया, मुखमंडल से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उदर से यानी कमर के आसपास यानी जंघों से वैश्य की उत्पत्ति, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो क्या पैरों के बिना कोई मनुष्य एक प्रकार से अपने समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकता? नहीं। क्या हाथों के बिना पूरा कर सकता? नहीं। क्या उदर के बिना पूरा कर सकता? नहीं पूरा कर सकता। क्या सर के बिना पूरा कर सकता? नहीं पूरा कर सकता। लेकिन सर जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग सारे के सारी चीज़ों को कौन संचालित करता है? सर। रक्षा कौन करता है? भुजा। उसके बाद में पेट वगैरह कौन भरता है, यानी कि जो वित्तीय कोष यानी कि बनियागिरी कौन करता है? बनियागिरी मतलब क्या होता है? जैसे लेन देन आयात निर्यात करता है, तो वो कौन करता है? वो वैश्य करते हैं। शूद्र क्या करते हैं? सेवा करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, मतलब कि खाने पाने की जो वस्तुएं होती हैं उनका प्रबंध करते हैं। और मतलब व्यापार वगैरह कौन करता है? तो वैश्य करते हैं। ठीक, क्षत्रिय युद्ध वगैरह कौन लड़ता था? क्षत्रिय। और जो बात की जाए ब्राह्मण होता था, पठन पाठन अध्ययन अध्यापन या ज्ञान किया करता था।
तो ये था कुल मिलाकर के संस्कृति। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो राजा लोग हुआ करते थे, क्षत्रिय लोग, वो दहेज दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसी दहेज को देखते थे लोगों ने दहेज देना प्रारंभ कर दिया और आज आप भारतीय समाज में देखें दहेज एक जटिल समस्या बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं पे ये संस्कृति ही है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, हस्तांतरित होती रहती है। मतलब आपके पिताजी जो कार्य करते थे वही कार्य आप थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ा जनरली ये पड़ेगा प्रभाव, और हो सकता है उनसे थोड़ा अच्छा करें, हो सकता है उनसे बुरा करें, कुछ भी कर सकते हैं। तो संस्कृति भी यही होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है। यहाँ पर एजुकेशन एंड कल्चर के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार के शिक्षा के द्वारा संस्कृति के जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनमें कैसे परिवर्तन होता है, इनको भी हम समझेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये समझा। उसके बाद में हम चौथे चैप्टर के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, इकाई 3 के मूल शिक्षा यानी वैल्यू ऑफ एजुकेशन, यानी वैल्यू एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे हम। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं, क्या मूल्य होता है शिक्षा का, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम चैप्टर 5 के अंतर्गत योग शिक्षा के बारे में देखेंगे, योग शिक्षा क्या होती है, यानी योगा एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, योगा एजुकेशन के बारे में भी हमको पढ़ना है। उसके बाद में हम इकाई 4 में प्रवेश करते हैं, इकाई 4 यानी यूनिट 4 में। यहाँ पर आपको थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल की शिक्षाओं के बारे में देखना पड़ेगा, जैसे कि राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकती है शिक्षा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ओके, इसकी अंग्रेजी होती है एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए किस प्रकार से एजुकेशन जो एक प्रकार से मतलब ठीक ठाक मात्रा में सिद्ध होता है, अच्छा सिद्ध होता है, इसको हमको देखना है। तो राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा देगी शिक्षा और राष्ट्रीय एकता, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय भावना के लिए शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय भावना को कहीं ना कहीं भी बढ़ाती शिक्षा। तो यहाँ पर हम एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में आप देखते हैं आज विश्व के सभी देशों का एक प्रकार से तालमेल बना हुआ है, आयात निर्यात हो रहा है। तो यह क्या कहीं ना कहीं पे क्या है, शिक्षा का ही परिणाम है, शिक्षा के ही द्वारा ये सारी चीज़ें संभव हो सकी हैं। तो यहाँ पर इसको हम समझेंगे, जब समझेंगे तो आपको सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। कोई चिंता ना करें कि सर जी आप बता नहीं रहे हो इस समय पर, तो वो चीज़ें क्लियर होंगी। इसीलिए मैं अभी यहाँ पर बताऊँगा तो थोड़ा शायद आपके ना समझ में आए, पर जब आपको लिखा हुआ आपके सामने स्क्रीन पर मिलेगा, विजिबल होगा, तो आपको शायद समझ में आ जाए सही तरीके से। ठीक, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे मानव मतलब कि एक प्रकार से संसाधन विकास के लिए शिक्षा। मानव संसाधन क्या होता है, मानव जैसे पंखा है या फिर पुस्तक है या फिर मेज़ है, कुर्सी है, या तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें जो कि आपको आपकी आवश्यकताएं पूरी करती। मानव निर्मित हुए वस्तुएं, मानव के द्वारा बनाई गई समस्त वस्तुएं जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, वह सभी मानवीय संसाधन कहलाती हैं या फिर कृत्रिम संसाधन कहलाती हैं। और यह कृत्रिम संसाधन जो होते हैं शिक्षा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। कोई व्यक्ति जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक वह पंखा, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज नहीं बना पाएगा मेरे भाई। और वही चीज़ हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे, मानव संसाधन विकास में शिक्षा का क्या योगदान है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मतलब एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव बात की जाए यानी ह्यूमन रिसोर्स क्या मतलब कि ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं एजुकेशन में, एक प्रकार एजुकेशन के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब उसको डेवलपमेंट करने में, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए किस प्रकार से एजुकेशन की भूमिका होती है, रोल होता है, उसको हम समझेंगे। इंग्लिश वालों आप भी ध्यान समझिएगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद में मानवाधिकार शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। मानवाधिकार शिक्षा क्या होती है, जो मान लेते जो भी व्यक्ति पैदा हुआ और पैदा होने से लेकर के उसको प्रकृति के द्वारा कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं इस समय। और वो अधिकार कौन कौन से, जैसे कि बात की जाए, आप पैदा हो गए तो आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा बात मत बोलिए कि एक प्रकार से ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करें आपो शीतल होए, ऐसी बानी बोलिए। आपको स्वतंत्रता है बोलने की, लेकिन कभी ऐसी बानी मत बोलिएगा कि जो है एक प्रकार से क्या था इसका उल्टा कोई मतलब एक दोहा बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कि मतलब ऐसी बानी बोलिए कि जुरते झगड़ा होए और वैसे झगड़ा ना करो जो तुझसे तगड़ा होए। तो ऐसी बानी बोलेंगे ना तो दंड प्रक्रिया भी है, भारतीय दंड संहिता है, उसके तहत आपको ताजराते हिंद एक प्रकार से मानी हानि का केस, तमाम प्रकार की चीज़ें लग सकती हैं। तो मानवाधिकार जो है एक प्रकार राष्ट्रीय हम क्या बता रहे हैं, मानवाधिकार शिक्षा। तो मानवाधिकार के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ह्यूमन राइट एजुकेशन। तो मानवाधिकार जो शिक्षा है यह कहीं ना कहीं पे
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बीए में अगर है ना तो मानवाधिकार शिक्षा आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आप कोई भी विषय वस्तु पढ़ रहे हो, क्योंकि आप बीए सेकेंड ईयर में जब आप प्रवेश करेंगे या बीए थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको एक पेपर देना होता है जिसमें आप पर्यावरण, राष्ट्र गौरव और मानवाधिकार के पेपर को कहीं ना कहीं पे देते हैं। 30 नंबर का उसमें मानवाधिकार शिक्षा से प्रश्न पूछा आता है। तो यहाँ पर मानवाधिकार जो होते हैं मतलब जो प्रकृति के द्वारा हर एक व्यक्ति को प्राप्त है और सामान्य रूप से हर देश के व्यक्ति को मानवाधिकार प्राप्त हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वहीं बात की जाए भारतीय संविधान के बारे में और मानवाधिकार एवं कर्तव्य, मतलब कि अंग्रेजी में समझें ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कुछ भारतीय संविधान में आपको अधिकार मिले हैं और कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 14 से लेकर भारतीय संविधान की बात की जाए तो भाग 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान की बात की जाए तो कितने भैया, तो भारतीय संविधान की भाग 3 के अंतर्गत कितने, भाग 3 के अंतर्गत जो क्या शामिल है, मौलिक अधिकार शामिल है। क्या शामिल है? मौलिक अधिकार शामिल है, जिसको आप फंडामेंटल क्या किसके नाम से जानते हैं, अधिकार को अथॉरिटी या एक प्रकार से क्या कहते हैं, अथॉरिटी, यानी कि मौलिक अधिकार आपका शामिल है। ठीक, तो मौलिक अधिकार शामिल है। और वहीं बात की जाए तो भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। सन 1215 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड में इसकी बातें बताई गई थी। तो यहाँ पर यहीं से मैग्ना कार्टा की शुरुआत होती, तो वहाँ पर मैग्ना कार्टा कहा गया था। अब जो मानवाधिकार का जो दस्तावेज दिया गया था तो उसी को मानवाधिकार मतलब कि मैग्ना कार्टा कहा गया था, मौलिक अधिकारों के दस्तावेज को। क्योंकि अपने भारतीय संविधान की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। यहाँ पर हमको भाग 3 यहाँ पर देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो उसमें दिक्कत न ले, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है भारतीय संविधान की बात की जाए तो मौलिक अधिकार शामिल है। हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार मिलते हैं ज़्यादा, लेकिन कुछ जो विदेशी नागरिक होते हैं उनको अधिकार थोड़ा कम मिलते हैं। यहाँ पर 12 से 35 तक ये देखेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पर कर्तव्य दिया हुआ, कुछ अधिकार अगर आपको कोई चीज़ दे, मान लेते हैं आपके माता पिता ने आपको कुछ अधिकार दिया है कि आपको इतना खेत पात दे दिया, तो आपके कुछ भी कर्तव्य होते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करें। तो यहाँ पर आपको कर्तव्य भी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कुछ दी जाती है, जो कि बात की जाए तो भाग 4 में है। भाग 4 के का में है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर जी भाग 3 तो ये बता दिया, भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में क्या है, DPSP है। कि क्या DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व शामिल है, जो कि राज्य या फिर देश के द्वारा या फिर राष्ट्र के द्वारा क्या किया जाएगा, वहाँ के नागरिकों के लिए विभिन्न समय मतलब समयानुसार मतलब कि एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ें की जाएंगी। राज्य के जो नागरिक हैं उनके लोक कल्याण के हेतु तमाम सारी चीज़ें बताई गई इसमें। तो नीति निर्देशक तत्व जो होता है आपका 36 से लेकर के 51 तक शामिल है। वहीं बात की जाए भाग 4 का के अंतर्गत मौलिक मतलब कर्तव्य शामिल हैं, जिनकी संख्या 11 है। और 2002 में इसमें जो है मतलब 86वां संविधान संशोधन हुआ हाल ही का। भारतीय संविधान में 86वां जो नंबर का संविधान संशोधन है 2002 में हुआ था, जो कि किस में हुआ था, मौलिक अधिकारों में हुआ था। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा कौन? राज्य तो करवाएगा, यह बात जो है नीति तत्व में है, बट भेजेगा हर एक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, हर एक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए, या हर एक गार्जियंस का क्या होगा, यह कर्तव्य होगा। यह बातें इसके अंतर्गत बताई गई हैं, भाग 4 के का के अंतर्गत समाहित हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। इनकी संख्या कितनी है? 11 है मेरे भाई। तो यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो इन सभी को हम समझेंगे किसी दिन विस्तार से, हर एक मुद्दे को एक एक करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। बोलो इतनी बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई हैं मेरे भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग नए जुड़े हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। समय अभाव है इसलिए क्लास को यहीं पर मैं जो है ब्रेक करना चाहूँगा। वैसे क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है, बस इतना ही सिलेबस था। अब जो पेपर 2 का सिलेबस होगा और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। आने वाले समय में आपको इन सभी चैप्टर से संबंधित वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसके लिए आप सभी लोग वेट करिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। कैसा लगा यह वीडियो या भी कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। चैट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।